हेलो गाइस, आप सभी को हमारे लीगल माइंडसेट जुडिशियरी में स्वागत है। तो आज अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। पहले दो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं, बेसिक जान चुके हैं कि बीएनएसएस क्या होता है। इससे पहले सीआरपीसी हुआ करता था, बीएनएसएस कब आया, ठीक है, वगैरह वगैरह, क्या रीजंस थे बीएनएसएस को आने का, ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं जो हम पढ़े थे। देखिए मैं थोड़ा सा लिख लिया हूँ। देखिए हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि लॉ दो टाइप के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है जो आपको राइट्स बताता है। देखिए एक सेकेंड, ओके, जो आपको राइट्स बताता है और ड्यूटीज़ बताता है, जो आपको ऑफेंस क्या होता है और पनिशमेंट क्या होता है वो बताता है। तो सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो आपको राइट्स बताता है, ड्यूटीज़ बताता है, ऑफेंस किसे कहते हैं वो बताता है, पनिशमेंट अगर ऑफेंस कर दिए तो उसके लिए पनिशमेंट क्या मिलेगा वो बताता है। कौन बताता है? सब्सटेंटिव लॉज। ठीक है, तो जैसे हमारे देश में सब्सटेंटिव लॉ का एग्जांपल बताइए। जैसे अगर आईपीसी का बात करें, जो अभी बीएनएस हो चुका है, वो हमारा क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़े थे बचपन में 1872, वो क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ दिया है कि टीपीए में ये दिया है भाई सेल किसको बोलेंगे, ठीक है, मॉर्गेज किसको बोलेंगे, तो इसमें डेफिनेशन वगैरह दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाएगा, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो क्या करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टीपीए एक्ट ये भी सब्सटेंटिव लॉ माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके साथ कुछ ऑफेंस हुआ, लेकिन उस ऑफेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस क्या कैसे हेल्प करेगी, क्या किया जाएगा उसके बाद, उसके लिए क्या है? उसके लिए बीएनएसएस है। समझ में आ गया? यानी क्या, सब्सटेंटिव लॉ, देखिए ये जो सब्सटेंटिव लॉ होता है ना, सब्सटेंटिव लॉ बस कानून बता देता है कि भाई ऑफेंस किसे बोलेंगे, पनिशमेंट किसे बोलेंगे, राइट्स क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होगा, लेकिन उस सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो कौन बताता है? अपना प्रोसीजरल लॉ बताता है। समझ में आ गया? यानी आईपीसी जो है, बीएनएस जो है, वो सब्सटेंटिव लॉ है, वो ये बताता है कि चोरी किसे बोलेंगे, चोरी करने से क्या सजा मिलेगा, आपको आईपीसी में दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान अगर चोरी कर लेता है, चोरी करने के बाद उसके साथ क्या किया जाएगा, ये कहां पर दिया गया है? बीएनएसएस में दिया गया है। समझ में आ रहा है? ओके। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी एक्ट, ये भी क्या है? सब्सटेंटिव लॉज हैं। इसमें आपको दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसे कहा जाएगा, सेल किसे बोलेंगे, मॉर्गेज किसे बोलेंगे, ये सब दिया गया है आपका टीपीए में। तो मान लीजिए आप किसी के साथ सेल का ट्रांजेक्शन किए, फिर आपको उस पर केस करना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया, तो आपको अगर केस करना है, तो केस करने के लिए तो आपको कोई प्रोसीजर लॉ का हेल्प चाहिए ना, तो उस केस में किसका आप हेल्प लेंगे? सीपीसी का हेल्प लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बोलने का ये मतलब, देखिए मैं सीधा सिंपल सा बात बता रहा हूँ आपको, सब्सटेंटिव लॉ अकेला काम नहीं करता, ये अकेला काम नहीं करता। ठीक है, दिस इज नॉट सेल्फ ऑपरेटिव, दिस इज नॉट सेल्फ ऑपरेटिव। ठीक है, ये अकेला काम नहीं करता, इसको चाहिए एक बंदा, एक साथी चाहिए हमेशा। सब्सटेंटिव लॉ को हमेशा एक साथी चाहिए। तो सब्सटेंटिव लॉ का साथी कौन है? प्रोसीजरल लॉ है। तो अगर आपके साथ चोरी हो गया, मान लीजिए आपका सामान चोरी हो गया, तो सामान चोरी होने के बाद चोर अगर पकड़ा गया तो उस चोर के साथ क्या किया जाएगा? उसको अरेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा, ट्रायल कैसे चलेगा, वो सब चीज़ कहाँ पर दिया गया है? बीएनएसएस में दिया गया है। ठीक है, आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट किए, कॉन्टैक्ट टूट गया, आपको उस पर केस करना है, तो कोर्ट में सूट फाइल कैसे करेंगे, किसका हेल्प लेंगे, ओके, वो सारा चीज़ कहाँ पर दिया गया है? सीपीसी में दिया गया है। तो यानी सीपीसी, सीआरपीसी और अपना इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि सबूत भी तो पेश करना पड़ता है, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये सारा चीज़ क्या है? आपका प्रोसीजरल लॉ है। ये सब क्या है? इसलिए इसको प्रोसीजरल लॉ बोला जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर बताता है भाई सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करना है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपना क्लास की तरफ, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ट्राई करूँगा जो लेक्चर का जो लेंथ रहेगा मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स रखने का। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लेंथ अगर हो गया तो उसका साइज बढ़ जाता है, जो कि अपलोड करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो पढ़े थे एक बार चलिए मैं देखिए, इससे पहले हम लोग ये क्या क्या पढ़े थे, ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन के बारे में, कि भाई क्रिमिनल लॉ कैसे आया, पहले ये सब स्मृति लॉ था, शरिया लॉ था सीआरपीसी से आने से पहले, फिर फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, ये सब वगैरह। ठीक है, आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, मैं इसमें वापस टाइम नहीं लगाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, यह है थर्ड लेक्चर। आज क्या पढ़ेंगे? देखिए आज जो स्टार्ट होने वाला है, ये हम अब सीधा बेयर एक्ट में घुस गए हैं। कहाँ घुस गए हैं? बेयर एक्ट में। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ मैं बस लिखा देता हूँ जो लास्ट क्लास में लिखना बाकी था। ये जो है अपना, ये है एक्ट नंबर, ये जो है अपना एक्ट नंबर कितना है बताइए? एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, ये याद रखिएगा। ये जो अपना बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएसएस जो है ये एक्ट नंबर 46 है, ये याद रखिएगा। 2023 में जितने भी कानून पास हुए उसमें से ये 46 नंबर कानून था। ठीक है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि भाई बीएनएसएस कितना नंबर कानून है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कितना नंबर कानून है? 50 से 4 कदम कम, 46 नंबर कानून है। ठीक है, अच्छा चलो, तो आज हम पहला सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और देखिए मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है,
आप बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, उसके बाद आपको ये सब प्रिंटेड फॉर्म में दिया जा रहा है, तो आप इसको वापस से लिखिएगा, लिखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि भाई ये जो BNSS है, इसका नाम क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका नेम और एक्सटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए, सेक्शन 1 जब आप पढ़ेंगे उसमें से जो पहला पॉइंट ये आता है कि भाई इसको क्या बोला जाएगा, इस कानून को क्या बोलेंगे? इस कानून को हम प्यार से क्या बोलेंगे भाई? प्यार से बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। ब्रैकेट में BNSS। BNSS मैं लिखा हूँ ब्रैकेट में। वैसे बोलना क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि इसका शॉर्ट नाम क्या है। वैसे तो लॉन्ग नाम है, शॉर्ट नाम क्या है? इस एक्ट को क्या बोला जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ समझने का ही नहीं। मेन है ये वाला पॉइंट, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी। अब ये जो BNSS है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, बताओ मेरे को। तो देखो क्या बोलता है, BNSS अप्लाइज अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है ये, विथ एक्सेप्शंस फॉर सर्टन रीजंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो क्या बोला गया भाई, सबसे पहले BNSS जो है पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन कुछ जगह को छोड़ के। तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है? सबसे पहला ये नागालैंड में अप्लाई नहीं होता। बताओ कहाँ अप्लाई नहीं होता? नागालैंड में। तो BNSS नागालैंड में अप्लाई नहीं होता। क्या लिखा है देखो, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्सेप्ट द चैप्टर्स 9, 11, 12। फिर से बताओ, एक्सेप्ट द चैप्टर 9, 11, 12 एंड दिस इज ड्यू टू द आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स नागालैंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू रिटेन इट्स कस्टमरी लॉज एंड गवर्नेंस सिस्टम। सर क्या बोले, समझ नहीं आया कुछ भी, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बोलता है कि अपना जो BNSS है, ठीक है, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, ठीक है, पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह अप्लाई ये नहीं होगा। कुछ कुछ जगह पे BNSS अप्लाई नहीं होने वाला, ठीक है। कौन कौन सा जगह है? सबसे पहले आप ये याद रखिए, नागालैंड में नहीं अप्लाई होगा, बस इतना पहले समझिए। तो BNSS कहाँ अप्लाई नहीं होगा? नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कहाँ अप्लाई नहीं होगा? ट्राइबल एरियाज में नहीं होगा, बस इतना याद रखिए। कहाँ नहीं होगा? ट्राइबल एरियाज में नहीं होगा। चलो फिर से बताओ मेरे को। तो BNSS कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा? नागालैंड में नहीं होगा, और दूसरा ट्राइबल एरिया में भी नहीं होगा। अच्छा, नागालैंड में क्या पूरे तरीके से अप्लाई नहीं होगा कि थोड़ा बहुत होगा? तो नागालैंड में ये थोड़ा बहुत अप्लाई होता है, पूरे तरीके से अप्लाई जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अप्लाई होता है, पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता है। मतलब क्या कि ये जो है BNSS है नागालैंड में और ट्रैवल एरियाज़ में अप्लाई तो नहीं होता, लेकिन BNSS के कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि चलिए मैं आपको इसके लिए लिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये जो BNSS है, ठीक है, कहाँ अप्लाई होगा? सबसे पहले अप्लाई कहाँ नहीं होगा? शैल नॉट अप्लाई, शैल नॉट अप्लाई। अप्लाई कहाँ कहाँ नहीं होगा? सबसे पहले नागालैंड एरिया में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ट्रैवल एरिया में अप्लाई नहीं होगा, बस इतना मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझना नहीं है। ट्रैवल एरिया में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो BNSS कहाँ अप्लाई नहीं होगा भाई? नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा और ट्रैवल एरिया में अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, नागालैंड में अप्लाई क्यों नहीं होगा? सर नागालैंड में अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है 371A, यहाँ पर देखो कौन सा, क्योंकि आर्टिकल जो है 371A कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जब आर्टिकल 371A पढ़ोगे, वो इसको एक राइट्स देता है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है कि वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमरी लॉज को रिटेन कर सकता है और गवर्नेंस सिस्टम को रिटेन कर सकता है। मतलब वो सेंट्रल लॉ को अप्लाई नहीं करेगा, उसका मर्जी। समझ में आ रहा है? तो नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया। सबसे पहली बात, नागालैंड में अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या है? आर्टिकल 371A, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर ये चीज़ समझो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भाई नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स तो होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा छूट दे देंगे, आपको छूट नहीं देंगे। नागालैंड में चैप्टर 9, 11 और 12 जो हैं BNSS के, वो अप्लाई होंगे। मतलब नहीं समझे, क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे भाई BNSS जो अप्लाई होगा पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, लेकिन नागालैंड में नहीं होगा, ठीक है। तो नागालैंड में क्या पूरे तरीके से नहीं होगा? ऐसा नहीं है। BNSS का कुछ कुछ चैप्टर्स नागालैंड में फिर भी अप्लाई होगा। और कौन सा चैप्टर अप्लाई होगा? 9, 11 और 12। फिर से बोलो, कौन कौन सा चैप्टर अप्लाई होगा? बस 9, 11 और 12, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। चलो अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा भाई? BNSS कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा? नागालैंड में नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीज़न क्या है? रीज़न है आर्टिकल 371A, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371A क्या करता है? इसको एक पावर देता है कि ये नागालैंड अपना जो कस्टमरी लॉ है वो खुद रख सकता है और सेंट्रल लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता। उसके पास ये एक पावर दिया गया। कौन पावर दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर दे दिया गया, ठीक है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि पूरा बीएनएसएस अप्लाई नहीं होगा, बीएनएसएस का कुछ कुछ चैप्टर्स अभी भी अप्लाई होगा। कौन कौन सा चैप्टर्स अप्लाई होगा, यानी चैप्टर बताओ मेरे को, शेल अप्लाई, अब बताओ कौन कौन सा अप्लाई होगा। चैप्टर 9, 11 एंड 12, समझ में आ रहा है। तो चैप्टर 9, 11, 12 जो है वो अभी भी अप्लाई होगा टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब क्या है बोलने का मतलब, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बीएनएसएस नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक राइट्स देता है कि भाई नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा बीएनएसएस का प्रोविजन। लेकिन पूरी तरीके से छूट नहीं दिया गया है, बोला गया भाई ये प्रोविजन तो अप्लाई होगा ही होगा। कौन सा? चैप्टर 9, 11 और 12, बस खत्म, इतना बस समझना है, ठीक है। समझ में आ गया सर, ओके, चलते हैं आगे। अब दूसरा और कहानी होगा अप्लाई, ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ट्राइबल एरिया मतलब क्या सर? द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज अनलेस द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन एक्सटेंडिंग इट्स एप्लीकेशन। बोल रहा है भाई ये कुछ ट्राइबल एरियाज में भी अप्लाई नहीं होगा, मतलब बीएनएसएस जो है वो कुछ ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होंगे जब तक उस स्टेट गवर्नमेंट, जब तक जिस मतलब जो ट्राइबल एरिया में, ये जो ट्राइबल एरिया जिस स्टेट में है उस स्टेट गवर्नमेंट जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं निकालते तब तक उसमें अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दो जगह अप्लाई नहीं होगा, नागालैंड में नहीं होगा, ट्राइबल एरिया में नहीं होगा। नागालैंड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 371A मना करता है। और क्या पूरे तरीके से नहीं होगा? नहीं, पूरे तरीके से नहीं, चैप्टर 9, 11, 12 अप्लाई होंगे, ठीक है। ट्रैवल एरिया में होगा? नहीं होगा। क्या पूरे तरीके से नहीं होगा? नहीं, ट्रैवल एरिया में भी, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चैप्टर 9, 11 और 12 अप्लाई होगा ट्रैवल एरिया में भी। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रैवल एरिया जो है, ट्रैवल एरिया में भी 9, 11 और 12 चैप्टर अप्लाई होगा, बाकी बीएनएसएस का बाकी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो वो अप्लाई कर सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल देता है कि भाई अप्लाई करेंगे इस ट्रैवल एरिया में तो लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रैवल एरिया मतलब क्या बोल रहा है? ट्रैवल एरिया का मतलब होता है वो ट्रैवल एरिया जो आसाम के ट्रैवल एरिया का पार्ट हुआ करते थे। कब? जनवरी 21, 1972 से पहले। ये क्या बोल दिया? बोला भाई यहाँ पर ट्रैवल एरिया का मतलब वही ट्रैवल एरिया है सबसे पहले जो पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अच्छा, मतलब फिर से पढ़ते हैं, समझिए। बोल रहा है कि ट्रैवल एरिया, पहले तो क्या बोला कि बीएनएसएस दो जगह अप्लाई नहीं होगा, नागालैंड में, ट्रैवल एरिया में। नागालैंड में 9, 11, 12 अप्लाई होगा और ट्रैवल एरिया में भी 9, 11, 12 होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये बता कि ट्रैवल एरिया किसको बोलेंगे? ये जो ट्राइबल एरिया है किसको बोलेंगे? ट्राइबल एरिया बोलेंगे उस एरिया को सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल में दिए गए हैं। अच्छा, ठीक है, तो जिसका बारे में कहाँ दिया गया है? 6th शेड्यूल पैराग्राफ 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? पैराग्राफ 20 6th शेड्यूल में जो दिया गया है उसी को ट्राइबल एरिया मानेंगे। प्लस जो जनवरी 21, 1972 से पहले आसाम के ट्रैवल एरिया के पार्ट थे उसी को ट्रैवल एरिया मानेंगे। मतलब क्या? आइए समझाता हूँ फिर से। देखिए ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन क्या करोगे, इसमें टाइम तो लगता ही है। अब बताओ, ट्रैवल एरिया हम लोग क्या पढ़े? ट्रैवल एरिया में ट्राइबल एरिया और नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये पूछे भाई ट्राइबल एरिया मतलब क्या, वो तो बताओ। ट्राइबल एरिया का मतलब है वो एरिया जो कि पारा 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पारा 20 ऑफ 6th शेड्यूल, पारा 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। ट्रैवल एरिया मतलब वही ट्रैवल एरिया जिसके बारे में कहाँ दिया गया है? एज पर पारा 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा चीज़, जो 21 जनवरी 1972 से पहले जो एरिया किसके पार्ट हुआ करते थे, जो इंक्लूड हुआ करते थे, इंक्लूडेड 21 जनवरी उससे पहले, बिफोर, इस तरीके से लिखता हूँ नहीं तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा। बिफोर 21 जनवरी 1972 से पहले एरिया दैट वर इंक्लूडेड इन द ट्रैवल एरिया ऑफ आसाम, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या? देखिए यहाँ पर यह बोला गया कि हम पूछे भाई बीएनएसएस तुम कहाँ अप्लाई नहीं होगे, तो उन्होंने कहा नागालैंड में नहीं होगा, ट्रैवल एरिया में नहीं होगा। नागालैंड मतलब कौन सा नागालैंड? जो कि, अच्छा, नागालैंड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 371 मना करता है। अच्छा, पूरी तरीके से नहीं होगा? नहीं, सिर्फ 9, 11 और 12 चैप्टर अभी भी अप्लाई होंगे, और ये 9, 11, 12 दोनों में अप्लाई होंगे, ठीक है। ट्रैवल एरिया में भी अप्लाई होंगे क्या? 9, 11, 12 चैप्टर, हाँ, ये जो 9, 11 और 12 जो चैप्टर है ये ट्रैवल एरिया में भी अप्लाई होंगे। अच्छा, अब मैं पूछा भाई ट्रैवल एरिया मतलब क्या, वो तो बता दो। तो इन्होंने कहा कि ट्रैवल एरिया मतलब वो एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल पारा 20 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ये क्या हो गया भाई? जो कहाँ दिया गया है बोलो? जो दिया गया है आपका पारा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल। समझ में आ गया? ओके। दूसरी बात, ट्रैवल एरिया का मतलब है वो एरिया जो 21 जनवरी 1972 से पहले जो एरिया आसाम के ट्रैवल एरियाज के पार्ट हुआ करते थे उस एरिया को ही ट्रैवल एरिया बोला जाएगा। अच्छा,
समझ में आ रहा है? मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए, मतलब क्या, ये है 21 जनवरी 1972, ठीक है। इस डेट से पहले मान लीजिए, तो इस डेट से पहले यानी ये जो डेट है, तो ये जो डेट से पहले 21 जनवरी 1972 से पहले अगर कोई सा भी मान लीजिए एरिया इंक्लूड था, कहाँ इंक्लूड था, ट्रैवल एरिया ऑफ आसाम में इंक्लूड अगर था, तो इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैवल एरिया बोलेंगे। लेकिन ये डेट के बाद अगर मान लीजिए कोई एरिया इंक्लूड हुआ है यहाँ पर इस एरिया में, कौन सा डेट के बाद, 21 जनवरी 1972 से पहले, तो इसको हम लोग ट्रैवल एरिया नहीं बोलेंगे, ये बोलना चाहता है। तो 21 एक डेट दे दिया गया 1972, 21 जनवरी 1972 से पहले अगर जो भी एरिया आसाम के ट्रैवल एरिया के पार्ट हुआ करते थे उसी को ट्रैवल एरिया माना गया है, और इस डेट के बाद अगर है तो उसको ट्रैवल एरिया नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई ट्रैवल एरिया में एक चीज़ नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, बोलो फिर से बोलो, ट्रैवल एरिया में डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये बोला डज नॉट इंक्लूड म्युनिसिपैलिटी एरिया ऑफ शिलोंग, क्या बोला, म्युनिसिपैलिटी एरिया ऑफ शिलोंग, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। जो म्युनिसिपैलिटी एरिया है शिलोंग का, डबल एल होता है, ठीक है, ठीक है, शिलोंग का जो म्युनिसिपैलिटी एरिया है ये ट्रैवल एरिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि भाई अब ये जो शिलोंग जो है, मतलब ये जो शिलोंग है, ये जो म्युनिसिपैलिटी एरिया है किसका, शिलोंग का, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका BNSS का प्रोविज़न अप्लाई कंप्लीटली होगा। मतलब समझ में आ रहा है? तो देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन समझिए, मैं फिर से वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। BNSS कहाँ अप्लाई नहीं होता है? तो सबसे पहले भाई नागालैंड में नहीं होता है, ट्रैवल एरिया में नहीं होता है। नागालैंड मतलब कौन सा नागालैंड? अच्छा, नागालैंड मतलब क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्टिकल 371A मना करता है। ट्रैवल एरिया में भी नहीं होता है। अच्छा, ये दोनों एरिया में क्या पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होते क्या? नहीं, ये जो 9, 11 और 12 नंबर चैप्टर हैं ये दोनों में अप्लाई होते हैं, ठीक है। 9, 11 और 12 नंबर चैप्टर ही अप्लाई होंगे, बाकी चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, अब हमने पूछा कि ट्रैवल एरिया मतलब क्या, वो तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि ट्रैवल एरिया मतलब वही एरिया जो कि पारा 26 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। और जो 21 जनवरी 1972 से पहले आसाम के ट्रैवल एरिया के पार्ट हुआ करते थे उसी को हम लोग क्या मानेंगे, ट्रैवल एरिया मानेंगे। यानी ये दो चीज़ आपको देखना है, 20 पैराग्राफ 20 6 शेड्यूल, दूसरा 21 जनवरी से पहले वो अगर आसाम एरिया का पार्ट हुआ करता था तो उसको ट्रैवल एरिया मानेंगे, लेकिन 21 जनवरी के बाद अगर है तो उसको ट्रैवल एरिया नहीं मानेंगे। अगर ट्रैवल एरिया नहीं मानेंगे तो उसमें BNSS अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ ये बताया कि ट्रैवल एरिया में ये एक चीज़ नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? म्युनिसिपैलिटी एरिया ऑफ शिलोंग। शिलोंग का म्युनिसिपैलिटी एरिया ट्रैवल एरिया में नहीं आएगा। तो यानी ट्रैवल एरिया में अगर शिलोंग अगर नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें BNSS अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी क्या, ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन 1। समझ में आ रहा है? देखिए, इससे ज़्यादा और टाइम नहीं दे सकते, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब इसको पढ़ो, देखो क्या, अब देखो आपको सब समझ में आएगा। इसको मिटा देता हूँ, अब देखो पढ़ो। देखो बोल रहा है कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, लेकिन कुछ जगह को छोड़ के। कुछ जगह क्या है, एक नागालैंड है, दूसरा ट्रैवल एरिया है। नागालैंड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, ठीक है, क्योंकि इसको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, ओके। अच्छा, क्या पूरा चैप्टर से अप्लाई नहीं होगा क्या BNSS का? नहीं, कुछ प्रोविजन अप्लाई होंगे, जैसे 9, 11 और 12। समझ में आ गया? 9, 11 और 12, 9, 11 और 12, ठीक है। ये चैप्टर 9, 11, 12 क्या है आप मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है। ट्रैवल एरिया में क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि देखिए ट्रैवल एरिया मतलब अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्ट में दे दिया गया। अब हम लोग को ये जाना कि ट्रैवल एरिया मतलब कौन सा ट्रैवल एरिया, वो तो बता दो। तो ट्रैवल एरिया का मतलब इन्होंने कहा कि भाई जो ट्रैवल एरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल पैराग्राफ 20 में दिया गया है वही है ट्रैवल एरिया। प्लस जो 21 जनवरी 1972 से पहले ट्रैवल एरिया ऑफ आसाम के पार्ट हुआ करते थे उसी को ट्रैवल एरिया बोलेंगे। लेकिन इसमें म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग नहीं आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा? म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग नहीं आएगा। मतलब क्या, म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग में क्या हो जाएगा? BNSS अप्लाई हो जाएगा। म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग में BNSS अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। तो अभी आप अगर देखोगे तो ये चार्ट अगर एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कमेंसमेंट। अच्छा, BNSS तो आ गया, ये कब से लागू होगा? बताओ मेरे को, कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। ठीक है, ये पहले CRPC का भी सेक्शन 1 हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ है, इसको भूलिएगा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन एक्सटेंडिंग इट्स एप्लीकेशन। देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगा ना तो पूरा कानून इस पर लगा सकता है, तो उस पर छोड़ दिया गया है, उसके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है। नागालैंड और ट्रैवल एरिया, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो BNSS पूरा अप्लाई कर सकता है, लेकिन अभी वहाँ पर सिर्फ 9, 11 और 12 नंबर चैप्टर ही अप्लाई होता है। खत्म, इतनी बस जानना है आपको, हो गया खत्म। ये पुराना केस लॉ था, आप देख सकते हैं, वहाँ पर वही बोल रहा है कि
कि देखिए इस केस लॉ का नाम है स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस मेलविन, ठीक है। क्लेरिफाइड दैट अनलेस नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती सीआरपीसी डिड नॉट अप्लाई टू द ट्रैवल एरियाज इन द मेघालय, ठीक है। तो उसमें यही बोला गया जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी तब तक वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा बीएनएसएस, समझ में आया। तो उसमें उस समय चैप्टर हुआ करता था सीआरपीसी का 8, 9, 8, 10 और 11 हुआ करता था, ठीक है। ये उस टाइम का है। चलिए समझ में आ गया आपको, बस इतना देखना है, इतना समझ में आ गया, काम खत्म। आइए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। तो भाई मुझे बताओ बीएनएसएस कहाँ अप्लाई नहीं होगा? नागालैंड में। दूसरा ट्रैवल एरिया में। नागालैंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 371 मना करता है। अच्छा ओके, ट्रैवल एरिया मतलब क्या? जो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है। देखिए इतना समझ में आ गया, ये चार्ट देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, 371 कॉन्स्टिट्यूशन का मना करता है, ठीक है। क्या पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगा? नहीं, 9, 11, 12 चैप्टर अप्लाई होंगे। अच्छा ट्रैवल एरिया में भी अप्लाई नहीं होगा। तो ट्रैवल एरिया का मतलब बताओ। ट्रैवल एरिया मतलब जो पैराग्राफ 26 शेड्यूल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो 21 जनवरी 1972 से पहले आसाम के ट्रैवल एरिया के पार्ट हुआ करते थे, उसी को बोला गया है ट्रैवल एरिया, ठीक है। लेकिन इस ट्रैवल एरिया में एक चीज़ नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? म्यूनसिपालिटी ऑफ शिलोंग, यानी जो म्यूनसिपालिटी एरिया है शिलोंग का, उसमें क्या हो जाएगा? अगर ये म्यूनसिपालिटी एरिया का ट्रैवल एरिया का पार्ट अगर नहीं है, इसका मतलब इसमें बीएनएसएस अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके ठीक है, चलो वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग गया ना। चलो आप समझते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है, अच्छा 2 और 3 कहाँ गया सर? 2 और 3 यहाँ लिख देता हूँ। देखिए सेक्शन 2 है अपना, सेक्शन 2 पढ़ेंगे बाद में, जो बोलता है डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बोलता है, और सेक्शन 3 जो बोलता है वो आपका वो बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। ये सब उतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, ये पढ़ेंगे बाद में अपन। ओके तो चलते हैं आप 4 में।